तो इसको एक साधना के रूप में देखा जाता है। निरंतर जो प्रयत्नशील रहता है, जो प्रयत्न करता रहता है, जो मेहनत करता रहता है, वही अच्छे काव्य की ओर पहुंच सकता है। कई बार ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है विद्यार्थी मित्रों कि बड़े बड़े लेखक जो है वो एक कविता को या एक कहानी को या एक उपन्यास को अनेक बार लिखते थे। तो ये अनेक बार लिखना क्या है, कहीं ना कहीं ये अभ्यास के अंतर्गत आता है। हम अपनी प्रतिभा को अभ्यास के जरिए ही, अभ्यास के जरिए द्वारा ही अधिक निखार दे सकते हैं। तो जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा परिश्रम करता है, वही कवि जो है वो अपनी काव्य रचना को ज़्यादा निखार सकता है या अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो कुल मिलाकर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन हेतुओं की चर्चा जो है वह भारतीय काव्यशास्त्र में बड़े विस्तार से मिलती है। कुछ विद्वानों ने मात्र शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना। तो अनेक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने तीनों का होना अनिवार्य माना है या तीनों के महत्व को स्वीकार किया है। ऐसा कहते हैं कि बीज बो दिया तो वो पौधा नहीं बन जाएगा, इसके लिए ज़मीन भी चाहिए, इसके लिए पानी भी चाहिए, पानी का सिंचन भी चाहिए, तब जाकर जो है वो पौधा जो है उसमें से अंकुर फूटता है और वो बड़ा पौधा बनता है। तो बीज अगर प्रतिभा है तो जमीन और जल जो है, पानी जो है, वो कहीं ना कहीं व्युत्पत्ति और अभ्यास है। ये तीनों मिलकर ही कविता बन सकती है या अधिक अच्छी कविता बन सकती है। कहीं ना कहीं तीनों की चर्चा बड़े विस्तार से हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में मिलती है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों काव्य के महत्वपूर्ण हेतु माने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हेतु से हटकर अगर हम देखें तो इसके बाद जो मुद्दा हमारा आएगा कि भाई काव्य प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के कारण रचा जाता है। तो काव्य के गुण दोषों की भी बात हम बहुत बड़े थोड़े से संक्षेप में कर लेते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के गुण दोषों की भी बड़े विस्तार से चर्चा मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि कविता में सौंदर्य के लिए अलंकार का होना जरूरी है। जैसे सौंदर्य के लिए कविता में अलंकार, अलंकार से कविता सुंदर बनती है ना। अलंकार माने आभूषण। एक स्त्री होती है, आभूषण धारण करती है तो अपने आप को वो सुंदर दिखा सकती है। तो इसी तरह कविता के आभूषण अलंकार है। तो कविता अलंकारों से सुंदर बनती है, उसी तरह से कविता में गुणों का होना भी जरूरी है, क्योंकि उस गुणों से कविता में एक प्रकार का चमत्कार, प्रवाह, ओज और प्रभाव आता है। कविता प्रभावशाली बनती है। ऐसा कहते हैं कि गुण जो है वो कविता के पोषक तत्व है। गुणों से कविता में ज़्यादा निखार या ज़्यादा प्रभावशाली कविता को बनाया जा सकता है। हालांकि गुण की निश्चित परिभाषा विद्वानों ने शायद नहीं दी है। भरत मुनि ने सबसे पहले उसका उल्लेख किया था कि भाई किसे हम गुण कहेंगे। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई कविता में, काव्य में दोष का न होना ही गुण है, दोष विपर्य ही गुण है, ऐसा भरत मुनि ने कहा। और जब उन्होंने ऐसा कहा कि दोष विपर्य ही गुण है तो उन्होंने गुणों की भी चर्चा की और दोष की भी चर्चा की बड़े विस्तार से। अपने नाट्य शास्त्र में हमारे आदि काव्यशास्त्री जो जिसे हम मानते हैं भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य, उन्होंने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है कि भाई दोष का विपर्य ही गुण है। आगे अनेक विद्वानों ने गुणों की चर्चा की है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा इस दिशा में अगर किसी ने की है तो आचार्य वामन ने की है। वामन ने सबसे पहले, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुण को स्वतंत्र सत्ता प्रदान करने का श्रेय आचार्य वामन को जाता है। उन्होंने बड़े विस्तार से गुणों की चर्चा की है। उन्होंने सबसे पहले गुणों की परिभाषा इस तरह से दी कि भाई किसे हम गुण कहेंगे। तो वो कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वही गुण है। तो यानी अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि
गुण का क्या 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 काम है, गुण क्या करता है, तो उससे काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य सुंदर बनता है, काव्य ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। तो सबसे पहली परिभाषा व्यवस्थित चर्चा गुणों की अगर किसी ने की है तो आचार्य वामन ने की है। इसके बाद अनेक लोगों ने गुणों की चर्चा की है, लेकिन उस चर्चा में हम न जाते हुए खास करके विद्वानों ने, आचार्यों ने काव्य के 3 गुण बताए हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। 3 गुणों की चर्चा बड़े विस्तार से हमारे भारतीय काव्य शास्त्रियों ने किए हैं। सबसे पहले माधुर्य की बात करें, किस कविता में माधुर्य का गुण होता है, तो ऐसा कहते हैं कि जिसमें आह्लादकता होती है और जिसमें श्रृंगार रस का निरूपण होता है, ऐसी कविता में माधुर्य रस होता है या माधुर्य गुण को माना गया है। इससे ऐसी कविता जब हम पढ़ते हैं तो हमारा यानी पाठक का चित्त प्रसन्न होता है, उसके अंदर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अनेक उदाहरण हम हिंदी कविता से दे सकते हैं, जैसे साकेत है, या फिर जैसे बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम कामायनी से ले सकते हैं कि चिंता, आशा और श्रद्धा। चिंता के बाद मनु के मन में नई आशा का संचार होता है और फिर वहाँ श्रद्धा का आगमन होता है, और श्रद्धा के आगमन के बाद उनके अंदर काम जागृत होता है। और उस समय का जो वर्णन है, खास करके 4थे सर्ग का जो वर्णन है, अब इसको कामायनी में पढ़ें तो वो माधुर्य रस का बड़ा ही महत्वपूर्ण या बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि जब मनु के मन में श्रद्धा के लिए प्रेम जागृत हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। खास करके मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है साकेत, इसमें से भी इस तरह के उदाहरण दिए जा सकते हैं, या अन्य रचनाओं में से भी, खास करके जहाँ श्रृंगार का, जहाँ प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण का स्वीकार किया गया है। और ये आह्लादकता और श्रृंगार रस इसके महत्वपूर्ण इसके लक्षण हैं। जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ माधुर्य रस स्वीकार किया गया है। इसके बाद जो दूसरा गुण है कविता का, काव्य का, वह है प्रसाद। तो प्रसाद के लिए ऐसा कहा गया है कि जहाँ सहज और सरल शब्दावली में कविता होती है, काव्य होता है। इसके लिए मम्मट ने ऐसा कहा है कि जो कविता तुरंत समझ में आ जाए, जो बिना किसी परिश्रम के कविता समझ में आ जाती है, तो वहाँ प्रसाद रस, प्रसाद गुण होता है। अनेक उदाहरण यहाँ भी हम दे सकते हैं। हम साकेत से भी दे सकते हैं और क्या कहते हैं कि दूसरे अन्य काव्य रचनाओं से भी दे सकते हैं। हम निराला की वो रचना पढ़ते हैं कि वो आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, चल रहा लकुटिया टेक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। तो ये कविता है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो तुरंत हमारी समझ में ये कविता आ जाती है कि इसमें कवि ने एक भिक्षुक की बात की है, एक भीख मांगने वाले बूढ़े व्यक्ति का चित्रण किया है। तो जहाँ सरल और सहज शब्दावली में तुरंत जहाँ कविता का अर्थ तक पाठक पहुँच जाता है, वहाँ इस गुण का, प्रसाद गुण का होना माना गया है, या इसकी उपस्थिति स्वीकार की गई है। इसके बाद जो तीसरा गुण है वो है ओज। अब नाम ही ओज है। आप देखिए कि इस गुण से कविता में एक प्रकार की दीप्ति आती है, एक प्रकार का ऐसा निखार आता है जो अलग प्रकार का, यानी एक तरह से वीरत, जहाँ वीर रस का वर्णन होता है वहाँ ओज गुण का स्वीकार किया गया है। इसके भी हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की ही कविता है कि हिमाद्रि तुंग शुंग से स्वतंत्रता पुकारती। ये जो कविता है, खास करके देश प्रेम की कविताएं प्रसाद ने जितनी भी लिखी है, उनमें कहीं ना कहीं ओज गुण का स्वीकार किया गया है। तो जहाँ मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो कविता हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है, जो हमें एकदम निराशाओं से बाहर निकालकर हमारे अंदर, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखा था, और ऐसा कहते हैं कि भारत भारती की लाखों प्रतियां बिक गई थी, और उस कविता को पढ़ने के बाद अनेक लोग उस समय हमारे देश को गुलामी से बचाने के लिए, गुलामी से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे।
तो ये जो कविता करती है, ऐसा जहाँ कविता करती है, पाठक के अंदर एक नए उत्साह का जहाँ संचार होता है, नया जोश भरने वाली जो कविता होती है, ऐसी कविता जो है वो ओज गुण से युक्त कविता मानी जाती है। तो कुल मिलाकर जब हम काव्य के गुणों की चर्चा करती है तो माधुर्य, प्रसाद और ओज, ये 3 गुणों का स्वीकार काव्य शास्त्र में किया गया है। बहुत ही संक्षेप में अगर हम बात कर लें तो काव्य के दोष पर भी थोड़ा सा प्रकाश हम लोग डाल दें कि वैसे इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन जब गुणों की बात की तो दोष की भी बात यहाँ पर हो जाए। आप देख सकते हैं, मैंने उस स्क्रीन पर तैयार किया है कि काव्य के दोष जो है वहाँ भी सबसे पहले पारिभाषित अगर किसी ने किया है तो आचार्य वामन ने ही किया है। और यहाँ भी देखिए, गुण विप्रयात्मानो दोषा, यानी गुण के विप्रय धर्म दोष है। दोष माने क्या? तो गुण का न होना दोष है। बहुत विस्तार से चर्चा काव्य के दोषों की मिलती है। अनेक विद्वानों ने चर्चा की है, भामह ने अलग से चर्चा की है। सबसे पहले तो भरत मुनि ने ही चर्चा की है। भरत मुनि ने जब ये कहा गुण के संदर्भ में कि दोष का विप्रय होना ही गुण है, तो उन्होंने वहाँ गुण की चर्चा करते करते दोष की भी चर्चा की है। कुल मिलाकर अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के दोष, काव्य में दोषों की चर्चा की है। लेकिन जब हम इस पूरी चर्चा को पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि 3 प्रकार के मुख्यतः दोष होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। 10 प्रकार के शब्द दोष होते हैं, अर्थ दोष 4 प्रकार के हैं और रस दोष की संख्या 3 है। कुल मिलाकर 10, 4, 14 और 3, 17 दोषों की चर्चा भारतीय काव्यशास्त्र में मिलती है। हम इन अलग अलग दोषों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। मैं अपनी चर्चा को यहीं पर संपन्न करता हूं और मेरे साथी डॉक्टर भरत भाई से निवेदन करता हूं कि अब वो कविता के प्रयोजनों पर बड़े विस्तार से बात करें। तो डॉक्टर भरत भाई पटेल। नमस्कार। मेरे परम मित्र विद्वान प्रोफेसर नियाज भाई ने काव्य के हेतु और गुणदोष पर प्रकाश डाला। हेतु काव्य की उत्पत्ति का कारण है, तो प्रयोजन काव्य का उद्देश्य है। साहित्यकार किस उद्देश्य से काव्य की रचना करता है, इस विषय को लेकर विद्वानों ने काफ़ी चर्चा की है। भारतीय काव्यशास्त्र में इस चर्चा का प्रारंभ भरत मुनि से होता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्य के प्रयोजनों पर बात करनी चाहिए। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि ईश्वर का कोई कार्य उद्देश्यहीन नहीं होता। वैसे तो कहते हैं कि मनुष्य प्रति डग कोई ना कोई उद्देश्य से भरता है। शिवजी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जब सोचा और ब्रह्मा जी से जब कहा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति करो, और उसके पीछे उनका उद्देश्य शायद मनोरंजन रहा होगा। अकेले अकेले जब उब गए तब उनके मन में आया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊँ। अनेक होकर उसके पीछे उनका उबान या जो मनोरंजन प्राप्त करने की इच्छा रही हो। तो ईश्वर का कोई कार्य उद्देश्य रहित नहीं होता, तो मनुष्य का कोई कार्य उद्देश्य रहित कैसे हो सकता है? यानी काव्य की उत्पत्ति, काव्य की रचना का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहा है। आचार्य भरत मुनि ने ईस्वीसन पूर्व 2री शताब्दी में नाट्यशास्त्र की जब रचना की तो नाटक का उद्देश्य या प्रयोजन अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेद भविष्यति। उन्होंने दुख से मुक्ति की बात करते हुए, दुख से मुक्ति और शांति की बात करते हुए उन्होंने एक बात और कही, दुखातोना श्रमार्ताना शोकार्ताना तपस्विनाम विश्रांति जन्नम काले नाट्यमेतद भविष्यति।
भविष्य में ये नाटक लोगों के दुखों को दूर करेगा। ये उनका उद्देश्य था। वैसे उन्होंने इस नाटक के प्रयोजनों की बात करते हुए जो कहा है उसमें आनंद को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया है। वैसे तो आगे जाकर आनंद को ही काव्य का मूल प्रयोजन कहना चाहा है, लेकिन उन्होंने धर्म, यश प्राप्ति, आयुष्य और मनुष्य की बुद्धि में विकास हो, ये सारी बातें उन्होंने काव्य के प्रयोजनों पर प्रकाश डालते हुए कर दिया। लेकिन एक बात को खास करके उन्होंने दुख से मुक्ति और शांति को प्रधान रूप से काव्य का प्रयोजन कहा है। साहित्यकार साहित्य की रचना करता है तो अपने और समाज के दुखों से मुक्ति दिलाना शायद चाहता है। एक बात और भामह ने अपने काव्यालंकार में कही। वैसे तो आप देखोगे तो हर एक काव्यशास्त्री ने अपनी तरह से काव्य के प्रयोजनों को अभिव्यक्त करना चाहा। ज़्यादातर तो कहते हैं, कहीं कुछ बातें तो हर एक ने, किसी ने यश पर प्रकाश डाला, किसी ने आनंद पर प्रकाश डाला, किसी ने व्यवहार सीखने की बात कही, कोई और बात करता है। समग्र रूप से विद्वानों की सारी चीज़ों को मम्मट में देख पाएंगे। लेकिन पहले ये जो भरत मुनि हैं, भामह हैं, वामन हैं, इन विद्वानों ने अपनी तरह से जो प्रयोजन दिए और इन सारे प्रयोजनों को मम्मट ने एक सूत्र में बांधने का जो प्रयत्न किया वो बाद में देखते। अभी काव्यालंकार में भामह ने जो बात कही, धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षण्यम कलासुच करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। सुंदर काव्य निबंधित क्यों होता है? तो उन्होंने कहा धर्म के लिए, काम के हेतु, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और इन सब के लिए मनुष्य कला की उत्पत्ति करता है, यानी काव्य की रचना करता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कलाओं में श्रेष्ठ है, और कला की उत्पत्ति के पीछे इन चारों में से एक